एनसीईआरटी की डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग हर साल हजारों किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है उनकी? वैसे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी सर, क्या मार्क्स अब भी सक्सेस डिसाइड करता है या फिर माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मार्क्स इज द आउटकम ऑफ योर माइंडसेट। क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है? 110%। क्या आपको लगता है सर कि प्रोफेसर्स भी कभी सेमेस्टर का प्रेशर में होते हैं? सेमेस्टर एग्जाम के प्रेशर स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स को होता है। आपके हिसाब से एआई टूल्स अभी आ गए, बहुत सारे एआई टूल्स हो गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, तो ये एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदल रहे हैं? ये बहुत पॉजिटिवली बदल रहा है अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो। एआई, इंटरनेट जैसे टूल्स, क्या आपको लगता है सर क्लासरूम का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में कंप्लीट वर्चुअल हो जाएगा? एनसीईआरटी की डेटा के हिसाब से लगभग 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? सस्टेन नहीं करने की प्रॉब्लम है, यानी वो अंडर प्रेशर नहीं रह पा रहे। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए। और को स्टूडेंट और टीचर के बीच की कड़ी जो है ना, एक बहुत, इट्स अ वेरी फाइन लाइन। दोनों में से किसी ने भी क्रॉस कर लिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको अगर एकदम कंसाइज वर्ड में बोला जाए तो ये होगा मेंटरशिप। ओके, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक मेंटरशिप होना चाहिए कि स्टूडेंट का टीचर जो हमेशा मेंटर होता है, वो उसके क्या सही है क्या गलत है वो उसको समझाता है, उसको एक दोस्त की तरह भी लेके चलता है, और एक कहीं पे गलत हुआ तो उसको रोकता भी है। अगर ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है और स्टूडेंट में उसको उतना ही रिस्पेक्टफुली अपने मेंटर को रिस्पेक्ट देते हुए उतना ही उसकी जो बात है उसको समझ के अपनी लाइफ में लेके आगे चलना चाहिए, तो ये दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से जेल अप हो सकते हैं। इट्स कॉल्ड एज मेंटरशिप। ओके, आज के स्टूडेंट और 10 साल पहले के स्टूडेंट में आपको क्या डिफरेंट दिखता है? हाँ, 10 साल के स्टूडेंट यानी कि और अभी के स्टूडेंट्स के अंदर है काफ़ी जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, एज गैप जिसको बोलते हैं, वो दिखता है। पहले के स्टूडेंट्स जो थे वो एक, अभी भी स्टूडेंट्स हैं, पहले के स्टूडेंट्स के अंदर में डिफरेंस इतना ही था कि जो एक डेडिकेशन, हम्म, उनका काम करने का तरीका अलग था, डेडिकेशन था, डिवोटेड थे, और उनके पास में इतनी एवेन्यूज़ नहीं थी, यानी डिस्ट्रक्शंस एवेन्यूज़ नहीं थी, इसलिए वो फोकस्ड रहते थे। अभी के भी स्टूडेंट्स मोर स्मार्ट है। आज के स्टूडेंट्स जो है दे आर टेक्नोलॉजिकल वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट। बिल्कुल। और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता है उतना डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ता है, तो कहीं पर थोड़ा बहुत से कुछ स्टूडेंट्स फोकस, उनकी लाइफ का जो फोकस है वो हट जाता है कुछ स्टूडेंट्स का। बाकी जो अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करके तो इट्स गुड। तो क्यों इतने डिस्ट्रैक्ट्स हैं आज के स्टूडेंट्स? डिस्ट्रैक्ट इसलिए है कि सर आपके पास में चॉइसेस बढ़ गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। इस टाइप की चॉइसेस? मोबाइल फ़ोन आपके पास में बहुत ईजी अवेलेबल हो गया है, डेटा अवेलेबल है, सोशल मीडिया के नए से नए ऐप्स अवेलेबल हैं, 24 घंटे आप उसके अंदर में लगे रहते हो, तो फिर क्या डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। आप सोशल मीडिया को एज ए टूल ऑफ इंफॉर्मेशन अगर लोगे तो इट्स गुड, बट टूल ऑफ एंटरटेनमेंट लोगे और उसी में लगे रहोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन 100% होना है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने टारगेट से, प्लान से। सर, क्या मार्क्स अब भी सक्सेस डिसाइड करता है या फिर माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मार्क्स इज द आउटकम ऑफ योर माइंडसेट। मार्क्स नेवर डिसाइड योर सक्सेस, माइंडसेट डिसाइड। अगर आपका माइंड फोकस है, यू आर फोकस ऑन योर टारगेट, आपको प्लान पता है, आप कैसे जाना है, स्ट्रेटेजीज पता है, तो 100% यू विल अचीव द सक्सेस। मार्क्स तो आप कभी फ्लूक में भी लेके आ सकते हो, बाय लक भी लेके आ सकते हो, बाय एनी ऑफ द अदर मीन्स लेके आ सकते हो। माइंडसेट लाना इंपॉर्टेंट है। आज का स्टूडेंट फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट अवेयर इन वेयर दे वांट टू गो। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट माइंडसेट उनका क्लियर, माइंड क्लियर नहीं है, उनको कहाँ उनका डेस्टिनेशन क्या है उनको पता नहीं है। वो एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो वो पता नहीं है। सब कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, या किसी ने बोला इसलिए कर रहे हैं, या कुछ उसमें ग्लैमर दिखा करके कर रहे हैं।
हाँ, किसी फील्ड के पीछे पूरी यूथ एक हट चली जाती है अगर उसका तो ट्रेंड हो तो। वो टाइप जो चीज़ है ना, हम्म। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर स्टूडेंट अपना सेल्फ एनालाइज कर ले, इंटरसेप्ट कर ले कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, तो वो प्रॉपर उसी जगह पे उसी फील्ड को अप्लाई करेगा और उसी फील्ड में फोकस रहेगा। यहाँ पे कैसा है कि उसने वो चाहता नहीं और जाना है, आ गया किसी और कोर्स में, घर वालों ने फोर्स कर दिए, फ्रेंड्स ने लेके आ गए, उसका माइंडसेट कुछ और है, तो फिर वो क्या होता है कि उसके अंदर कन्फ्यूजन होता है। वो पूरा जितना वक्त वो उस फील्ड में रहेगा उतने वक्त में वो कन्फ्यूज ही रहेगा। आपके इस हिसाब से सर इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मतलब बदल गया है? नहीं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज ऑलवेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, तो अभी भी जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट, कल भी जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट है, आज भी जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट ही है, और वो रहेंगे भी। एक टीचर के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, सिस्टम या स्टूडेंट? टीचर के लिए माइंडसेट सबसे बड़ा चैलेंज है। वो कैसा प्रेशर हैंडल करता है, सिस्टम का प्रेशर कैसा वो एब्जॉर्ब करता है, और स्टूडेंट जो डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट अब ज़्यादा आ रहे हैं उनको किस तरीके से हैंडल करता है। अगर उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो वो सिस्टम को भी हैंडल नहीं कर सकेगा और स्टूडेंट को भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर जगह देयर इज अप एंड डाउन्स। कभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कभी स्टूडेंट थोड़े से, उनको क्या कहना चाहिए कि नॉलेज उनको पता नहीं है, कि अवेयर नहीं है, नॉट अवेयर, वैसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो उनको गाइड करना, वो माइंडसेट होना चाहिए कि हमें तुमको गाइड करना है। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात क्या है, टीचर को प्रॉब्लम कब आती है, जब उसे ये फील होता है कि स्टूडेंट वो जो बता रहा है वो सुनना नहीं चाहता है, जो समझा रहा है वो समझना नहीं चाहता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उस टाइम टीचर क्या करता है जब अगर स्टूडेंट उनकी बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते तो? देखिए, अगर स्टूडेंट समझा रहा है, आज के टाइम में तो क्या है कि टीचर एक बार, दो बार, तीन बार समझा ही सकता है। अगर नहीं समझा रहा तो आखिर स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता तो फिर उसको छोड़ देना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ज़माने में रहते थे तो वो मारते थे, मारते थे, अब तो डांटते थे, आज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अलाउ नहीं है। बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से टीचर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है? 110%। कोई भी इंसान बगैर टैलेंट के पैदा ही नहीं होता है। वो ऑलमाइटी गॉड बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, वो कोई भी अपने बंदे को या कोई स्टूडेंट को, कोई इंसान को बगैर टैलेंट के पैदा ही नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जिनके हाथ पैर नहीं रहते उनके अंदर में भी टैलेंट रहता है। बिल्कुल। तो फिर तो अच्छे खासे स्टूडेंट है, हेल्दी स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें टैलेंट है। सिर्फ ओनली थिंग इज डेट कि दे शुड गेट अवेयर ऑफ द टैलेंट। उनको टैलेंट खुद पता चलना चाहिए, या कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, कोई क्लोज ऑब्जर्वर होना चाहिए जो ऑब्जर्व करके उनके हिडन टैलेंट को सामने लेके आए। ज़रूरी नहीं कि बहुत जो मस्ती करने वाला स्टूडेंट है वो गलत है, उसके अंदर में हो सकता है कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। इसलिए आप ऐसा कोई स्टूडेंट को निगलेक्ट ही नहीं कर सकते जो ये पढ़ाई में डम्प स्टूडेंट है, बट उसकी क्रिएटिविटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, इतना चैलेंज रहता है उसमें। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो सर हर स्टूडेंट के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, यस, तो क्या सिस्टम इन्हें इग्नोर कर देती है? नहीं, सिस्टम इग्नोर नहीं करती है, सिस्टम का एक सेट पैटर्न रहता है एजुकेशन का। कभी कभी वो टैलेंट को पिकअप करने के वास्ते स्पेस नहीं मिलता है उसको। बिल्कुल। अब जैसा सिलेबस बनता है तो वही सिलेबस उसको पढ़ना पड़ता है। अगर उसके अंदर टैलेंट तो सिलेबस पढ़ने का नहीं, उसके अंदर में कुछ स्पोर्ट्स का है, तो सिलेबस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, मगर स्पोर्ट्स के अंदर वो एक्सेल करेगा। आज हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। उधर पढ़ाई के अंदर में थोड़ा कम है, क्योंकि उधर इनमें उनका टाइम ज़्यादा जा रहा है, उनकी क्रिएटिविटी वहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, अभी से स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो ये उनकी क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत है इसके लिए। आ रहे सर, स्टार्टअप पे भी हम लोग आ रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो टीचरों के बारे में हमारा अलग परसेप्शन होता था। कोई टीचर हमें ज़्यादा मारते थे या फिर हमारे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे स्टूडेंट से, तो हम लोग उनका कुछ ना कुछ एक फ़नी नेम रखते थे। तो आपके भी होंगे स्टूडेंट जो फ़नी नेम रखते होंगे, तो इसे टीचर कैसे लेते हैं? देखो,
बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स के अलग अलग नाम रखते हैं, कोड वर्ड्स रखाए हैं, कोड वर्ड्स ऐसे होते हैं, बट ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। टीचर ने जो मैंने पहला स्टेटमेंट अपना था माइंडसेट का, टीचर का माइंडसेट है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, समझाना, मेंटरशिप करना, वो अपने फोकस करके रखे माइंडसेट को। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कोई इसको मजाक करे उसके पीछे या कुछ निकनेम रखे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो टीचर है तो। मुझे भी शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे नाम दिए हुए हैं यार, ऑब्वियसली, बट वो मेरे पीछे दिए है ना, मेरे सामने तो नहीं दिए, तो पीछे तो मुझे क्या पता होगा। वैसे मैं आ रहा था तो मैंने आपके बारे में कुछ स्टूडेंट से पूछा, तो बोले सर बहुत स्ट्रिक्ट है। नाम तो दिए ही होंगे। दिए हुए यार सर, कोई हिटलर बोलता है, कोई ये को होता है, को दैट दैट इज माय पार्ट। अब मैं एक चेयर पे बैठ के उनके सामने हंसी मजाक तो नहीं कर सकता हूँ सर, बिल्कुल मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो कॉलेज का कब, तो ये सब चीज़ें दैट इज द थिंग। क्या आपको लगता है सर कि प्रोफेसर्स भी कभी सेमेस्टर का प्रेशर में होते हैं? 100%। सेमेस्टर एग्जाम के प्रेशर स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स को होता है। कैसे? स्टूडेंट को तो पढ़ना होता है, टीचर्स को उनको पढ़ाना भी होता है, बिल्कुल उनके क्वेश्चन पेपर्स भी बनाना होता है, उनके टाइमली पेपर्स चेक भी करना होता है, उनके रिजल्ट्स भी सबमिट करना होता है। तो ये सारी प्रिपरेशन करना बिहाइंड दैट कर्टन, स्टूडेंट तो सिर्फ क्लास में लेक्चर लेता है, बाद में एग्जाम में आके बैठता है, इस बीच का जो प्रोसेस है, उसके क्वेश्चन पेपर्स बनाना, उसके रिजल्ट्स लगाना, पेपर चेक करना, इवेल्युएट करना, उसको फाइनलाइज करना, दुनिया भर की जो पेपर वर्क्स होते हैं, ये एक टीचर के वास्ते बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उसका टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाने की। ये उसके साथ साथ में पैरेलल चलता है सर, ये सारी चीज़ें जितनी भी है। हमें लगता है कि हम ही प्रेशर में होते हैं। नहीं नहीं सर को सर, अभी गलती से कोई क्वेश्चन गलत आ गया तो इतना पूरे एग्जाम के अंदर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसका प्रूफ रीडिंग, अगर कोई पेपर टाइमली नहीं पहुंचा, बच्चे आ गए, टाइमली नहीं निकल सका, तो उतना लॉस कौन बर्दाश्त करेगा। तो ये सब चीज़ों का बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम तक के, पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए तक के। सर आपके हिसाब से एआई टूल्स अभी आ गए, बहुत सारे एआई टूल्स हो गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदल रहे हैं? ये बहुत पॉजिटिवली बदल रहा है, अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो। Yes. जो स्टूडेंट उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट को एड ऑन नॉलेज दे रहा है। ओके। वो एक उसके पास में 24 आवर्स 24/7 का एक ऐसा समझ लीजिए कि गूगल है, यानी कि जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछिए चैट जीपीटी पे, आपको बिल्कुल बना के दे देगा। जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट 3 महीने में बनाते थे फील्ड वर्क करके, वो 3 मिनट में बना रहे हैं आज। ये उसका नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना आप पढ़ना चाहते हो, जितना समझना चाहते हो, जितना इंडेप्थ, वो स्टूडेंट के वास्ते बेनिफिशियल है। मैं स्टूडेंट अगर उसको मिसयूज़ करता है, जैसे उनको हम फील्ड प्रोजेक्ट बनाने के वास्ते बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाए, वो प्रोजेक्ट भी हम लोग चाहते हैं कि वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके बनाए, मगर वो जाके घर पे बैठ के 3 मिनट में प्रोजेक्ट बना के लाके दूसरे दिन हमको हैंड ओवर कर देता है। वो नेगेटिव साइड है, क्योंकि स्टूडेंट की सोचने की क्षमता खत्म कर दे रहा है। चैट जीपीटी ये जो है, ये स्टूडेंट्स को माइंड को एक्सपोज नहीं होने दे रहा है। नॉलेज तो आ रही है, बट वो जो उसका फील्ड प्रोजेक्ट था, जो उसको बाहर जाके एक्सपोजर लेना था, वो खत्म कर दे रहा है। उसको डिपेंड करता है स्टूडेंट को कि हाउ इज तो यूजिंग इट। तो इससे सर स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। ऑब्वियसली तो वो सोचना बंद कर देता है। उसको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन डाला, उसी क्वेश्चन सोचता है कि मैंने क्वेश्चन प्रॉपर्ली डाला, उस तो सारे आंसर्स आ जाते हैं, बाकी की मेहनत ही नहीं करना पड़ा उसको। और माइंड एक ऐसी चीज़ है इंसान के पूरे बॉडी में, आप जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अगर आप रिगरसली यूज़ करो तो वो थकना शुरू होते हैं, यानी कि डिफॉर्म होना शुरू होते हैं, हड्डियाँ, ऑर्गन्स। बट माइंड एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आपने यूज़ नहीं करे तो वो ख़राब होना शुरू होता है। ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये इट्स अ मेडिकली प्रूव्ड कि माइंड को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा शार्प होगा, और जितना ज़्यादा उसको डोरमेंट स्टेज पर रखोगे। आज उसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, आपको आपके घर के कितने लोगों के फ़ोन नंबर्स याद है? मुझे बिल्कुल भी नहीं। सामने एग्जाम्पल है, तो ये प्रॉब्लम होता। तो सर जैसे पहले गूगल, इंटरनेट, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स नहीं थे, तो लोग के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस आते थे तो वो अपने माइंड से फाइट करते थे। हाँ, और उससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते थे। करेक्ट। अभी एक सेकेंड में लोग कोई भी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस है तो अब गूगल कर, मैंने आपको बताया है। इंटरनेट पे चले जाते हैं, उन पे सर्च कर लेते हैं।
तो इससे उनकी जो माइंड की कैपेसिटी है, जो थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, बराबर। वो ग्रो ही नहीं कर रही है। तो ऐसे तो जो जनरेशन है वो उनकी जो कैपेसिटी है वो एकदम क्लोज होती चली जा रही है, एक ऑब्वियसली सिकुड़ती चली जा रही है। ऑब्वियस तो आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट होने वाली है जनरेशन? इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि आपको भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाएंगी, रिकॉल जल्दी नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमारे पास में ब्रेन दो है, सबकॉन्शियस माइंड, बिल कॉन्शियस माइंड। हम जितना उस पर सोचते हैं किसी चीज़ पे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, डेटा स्टोर रहता है। जब कभी हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ से हम रिकॉल करते हैं, बैकअप बुलाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम वो सोच ही नहीं रहे। हमने क्वेश्चन दिखा, आपने मुझे क्वेश्चन बोले, मैंने चैट जीपीटी पे डाला, उसका आंसर आ गया, मैंने वो प्रिंट निकाल के दे दिया। मैंने पढ़ना भी समझता नहीं हूँ। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या लिख के आया है उन्हें खुद नहीं पता। उनको पता नहीं रहता है। कई ऐसा हो गया है कि मैं क्वेश्चन पूछा, मतलब ये आपने लिख के देखा है प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर बताओ ये चीज़ कहाँ है, नहीं पता है। तो ये बहुत तकलीफ वाली बात हो रही है, ये नुकसानदेह है इन फ्यूचर। हमारा माइंडसेट, ब्रेन श्रिंक होना शुरू होता है इसकी वजह से। पूरी जनरेशन जब उनकी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, उनकी सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी, तो बड़े आसानी से उन्हें मैनिपुलेट किया जा। बहुत आसान है ये एआई। अगर एक मैंने टर्मिनेटर मूवी देखा था बहुत पहले, अर्नोल्ड की मूवी है टर्मिनेटर जजमेंट डे। उसमें 20-25 साल पहले, 30 साल पहले के आसपास की मूवीज़ है वो। तो उसके अंदर में बताया था कि किस तरीके से मशीन टेक ओवर कर लेगी, मशीन्स इंसानों को टेक ओवर कर लेगी, ह्यूमंस को। आज नियर अबाउट मशीन्स उसी तरीके से करते जा रही है। आज आप पहले की मोबाइल का अगर आप इंस्टा ओपन करो, रील्स देखना शुरू करो, तो आप अपने आप को फोर्स करना पड़ता है उसको बंद करने के वास्ते। एक रील देखते फिर हम चले, पता नहीं चलता 2 घंटे किधर भी रह जाते, कम नहीं गई। हमको फोर्स करना बता दिया, नहीं बंद कर दो इसको, अभी हटा दो। ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और एआईज, इंटरनेट जैसे टूल्स, आपको लगता है कि ये पर्सनल रिलेशन, जो फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड रिलेशन, इन सब चीज़ों से भी दूर कर रही है इंसान? 100% कर रहे हैं। बड़े बड़ी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज में ब्रेकअप्स हो गए हैं यही वजह से, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीज़ों, क्योंकि कोई किसी को टाइम ही नहीं दे रहा, इतना बिजी है। नहीं, पहले क्या होता था, देखो पहले, सबसे पहले क्या होता था, हम लोग अकेला फील करते थे, लोनलीनेस। तो मुझे बात करने के वास्ते किसी की ज़रूरत रहती थी, मेरा दोस्त, भाई बहन, माँ बाप जो भी रहते थे फैमिली में, या मेरे बाहर जो भी लोग रहते थे, मुझे उनसे बात करना रहता, क्योंकि इट्स ए ह्यूमन नेचर। बिल्कुल। ह्यूमन नेचर कि वो किसी से बात करना चाहता है, अपना सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है, हर इंसान का ही। अब क्या हो गया कि जब से मोबाइल आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, वो हमारा पूरा टाइम जो, हमको कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम उसमें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, करते, तो आपको लोनलीनेस फील नहीं हो रहा है। एंड हम अपने आप को बता रहे हैं कि नाउ वी कैन लिव अलोन। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं अकेला जी सकता। अब वो चीज़ मुझे मेरी फैमिली से, मेरे लोगों से, मेरे दोस्तों से, जिनसे मैं घंटा घंटा बात करता था, कोई प्रॉब्लम आता है उस सलाह मशवरे के वास्ते जाता था, आज मैं चैट जीपीटी प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ, गूगल से प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ, एड्रेस पूछ लेता हूँ। वो चीज़ खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। जब आपका ह्यूमन स्पीसीज के अंदर में एक सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन, एसेंस ऑफ लाइफ इज कम्युनिकेशन। जब आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आपका टच खत्म हो रहा है। अब टच खत्म हो रहा है तो आप स्ट्रेंजर बनते जा रहे हो। एक ही घर में 10 लोग हैं, बट 10 की 10 स्ट्रेंजर है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है, ऐसा करके लोग निकल जा रहे हैं। हाँ, जैसे आज के डेट पे हम 2-4 दोस्त बैठे हैं, तो सब अपने अपने फोन में मोबाइल रखी बैठे क्यों है, कोई हाँ, साथ में भी बैठे, तो कोई एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है उनका, सब अपने अपनी फ़ोन में लगे। 2 घंटे साथ में 4 दोस्त बैठे हैं, चारों दोस्तों के हाथ में अपने मोबाइल हो, अपना इंटरेक्ट सर्च करते रहते हैं कि बैठे क्यों हो भाई, यानी साथ में रह के भी हम दूर है। बिल्कुल। ये चीज़ हो गई। तो क्या आपको ये लगता है कि जो फैमिली टूटती जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंटरनेट और एआई जैसे टूल्स हैं? नहीं, हम इनको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बन रही है हमारे कन्वीनियंस के वास्ते बन रही है। बिल्कुल। यू वांट टू कंफर्म है कन्वीनियंस, एंड इसका मास्टर हम लोग हैं। वी आर द ओनर ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो टेक्नोलॉजी को कब यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर बना लिए तो वो आपको 24 घंटे पकड़ के रख लेगा, अपनी फैमिली से तोड़ देगा, दोस्तों से तोड़ देगा।
तो उसको लिमिट करो। ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है ताकि आपको कुछ चीज़ें सर्च हो, पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, बट इतना भी नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएं और सब चीज़ छोड़ दें। क्या आपको लगता है सर क्लासरूम का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में कंप्लीट वर्चुअल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है। वर्चुअल क्लासरूम जो होती है वो मैच्योर लोगों के वास्ते होती है। ओके। और जो क्लास अभी जो है, जब हम जिनको स्टूडेंट्स बोलते हैं, केजी 10 अंडरग्रेड्स, ये इतने मैच्योर नहीं होते हैं। इनको अगर आपने वर्चुअल क्लासरूम दे दिए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से या एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से, तो वहाँ पे जब तक कि कोई एक साइकोलॉजी, जब तक कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, मैं आपके सामने नहीं बैठा, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे टीचर बैठा है। आपको पता है कि टीचर 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो वर्चुअल क्लास में पढ़ा रहा है। आप ऑनलाइन जाओगे, अब अपने घर में काम करते बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, टीचर को पता नहीं चलेगा कि आप हैं, आप ऑनलाइन दिख रहे हो, तो वो इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, जो मैच्योर स्टूडेंट है, जिसे मुझे दिल से करना है कोर्स, वही उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, सबके वास्ते नहीं है वो। ये जो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला स्कूल्स आजकल आ गए हैं, हाँ, तो इनकी क्या फ्यूचर होगी? देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो ऑनलाइन लेने वाला क्लास है, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट उसी फील्ड से इंटरेस्टेड है, उसको वो चीज़ करना है, तो उसके अंदर से जब वो करने की इच्छा होगी, जब वो इंटरेस्टेड होगा, तो वो वर्चुअल में भी एक्सीलेंट बन जाएगा। बट 100% स्टूडेंट ऐसे नहीं होते हैं, तो ये सबके वास्ते वर्चुअल नहीं होता है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि वर्चुअल क्लासरूम इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। हाँ, आप उसको अपने स्टेटस के वास्ते मैं वर्चुअल क्लासरूम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। इट इज़ ओनली फॉर द मैच्योर पीपल। इट इज़ माई पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। आप किस तरह के स्टूडेंट को फ्यूचर लीडर की कैटेगरी में डाल? फ्यूचर लीडर की कैटेगरी में किस टाइप के स्टूडेंट्स को डालना चाहिए? जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। हर स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती है भाई, हर स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। जिस स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो खुद ब खुद आगे चल के, अगर उसको सही स्पेस मिल गई, वो लीडर बन जाता है। वो कॉलेज के अंदर में, इवेंट्स के अंदर में अपने आप को प्रूफ करता है, वो ग्रुप के अंदर में अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं लीडर हूँ। खुद ब खुद उसकी क्वालिटी, इनबाउंड क्वालिटी सामने आती है, या कुछ समझ के, सीख के, मैच्योरिटी के हिसाब से आगे आती है। तो उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आता है। जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं ना, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते? ज़्यादा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये काफ़ी बार ये सवाल उठा है कि जितना, जैसे हम लोग बोलते हैं गाँव के अंदर में राजकारण, गाँव का राजकारण, बिल्कुल। शहर का राजकारण कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता। उसकी वजह है कि शहर में, वो सिटीज़ के अंदर में, मेट्रोज में क्या रहता है, इंसान को भागने से फुर्सत नहीं रहती है। 3 घंटा ट्रेन की ट्रैवलिंग, बस की ट्रैवलिंग, जॉब, स्कूल, कॉलेज। आज एक स्टूडेंट कॉलेज भी आता है, तो अगर वो धानु से आता है, तो 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, 3-3 घंटे, 6 घंटे की तो लाइफ उसकी ऐसी चलेगी। बाद में जाके थक जाता है, क्या पॉलिटिक्स का सोचेगा, तो अपने सिलेबस से सोचेगा। तो इसके पीछे का रीज़न है टाइम। टाइम, पॉलिटिक्स के वास्ते फ्री मैप फ्री मैन और टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए। और ये मेट्रोज में, सिटीज़ में दो चीज़ नहीं होती है, फ्री टाइम और फ्री माइंड नहीं होता है। इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में सोचना इतना उनका नहीं रहता है। और क्या होता है, यहाँ पे एक अर्निंग पैटर्न होता है। बॉम्बे जैसा, अगर फॉर एग्जांपल बॉम्बे में अगर लिया जाए, तो यहाँ पे 10th क्लास बच्चे के वास्ते, 10th पास बच्चे के वास्ते भी जॉब है। गांव में ग्रेजुएट के पास में भी जॉब नहीं है, वो फ्री माइंड है, उसके पास में चौपाल पे बैठ के दिमाग लड़ाते रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर उनका वो एक राजनीति, एक पार्ट बन जाता है। बात करना, डिस्कस करना, ये चीज़ यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करता उस टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि उनको भागने से फुर्सत नहीं मिलती है। सिटीज़ की जो जनरेशन होती है, वो देन रूरल एरियाज़ के, गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है, पता नहीं, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है वो एकदम रूरल एरिया से आते हैं, स्पेशली बैंकिंग इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने कहीं रिमोट एरिया से, और उनको एडमिशन्स मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से उनको प्रिविलेज मिला है कि यहाँ पे एडमिशन मिल सके तो मेरे कॉलेज में। तो मैंने देखा कि उनका आईक्यू लेवल भी, उनकी स्मार्टनेस भी एक सिटी के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटी और विलेज का, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी बहुत स्मार्ट रहते हैं। आपको लगता है कि आज का जो जनरेशन है, वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती? क्यों नहीं जाना चाहती? और ऐसा नहीं है,
ये एरिया वाइज और सेगमेंट वाइज डिवाइड करता है। अगर आप ये हरियाणा, पंजाब साइड जाओगे या यूपी साइड जाओगे, तो हर इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना, आपका इन्वायरमेंट कौन सा है। अगर आपका इन्वायरमेंट टोटल बिजनेस क्लास है, बिजनेस जॉब क्लास है, तो आपको माइंड में वो चीज़ आएंगी नहीं। अगर आपका इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट जो है पॉलिटिकल है, तो आप 100% उसमें जाओगे, जाओगे ही जाओगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी सर्कल, इस सोसाइटी के ऊपर में, आपके इन्वायरमेंट पे आपके कौन टच में है, उस पर डिपेंड करता है। तो कॉलेज जो होते हैं सिटीज़ रूरल एरियाज़ के जो कॉलेज है, ये पॉलिटिक्स में जाने के लिए बच्चों को कोई ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं जिससे उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़े? नहीं, ये कोर्स होता है ना, जैसा कि ये कोई कोर्स नहीं, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस वगैरह जब आर्ट्स के अंदर में होते हैं, आर्ट्स में सब्जेक्ट्स है तो पॉलिटिकल साइंस वो एक सब्जेक्ट होता है। ऐसा कोई स्पेशली पॉलिटिक्स में जैसे अब था, बैंक्स में जाने के वास्ते बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बिजनेस में जाने के वास्ते बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वगैरह है। वैसे कोई पॉलिटिक्स में जाने के वास्ते पॉलिटिक्स नहीं है, रोज नहीं है। नहीं, ये सुनिए, मैं जैसे बता रहा कि कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इंडिया। नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता है पॉलिटिक्स में जाने, वो हुआ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको उसमें करियर बनाना है कि नहीं, और वो खुद ब खुद आता है। वो आपकी सराउंडिंग से, वो जो आपने लीडर का पहले बोला कि कौन लीडर रहता है, तो जो लीडर बनता है, जो इनबॉर्न लीडर रहता है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया उस लाइन का पॉलिटिक्स का, वो खुद ब खुद चली आता है, कोई इससे फोर्स नहीं करना पड़ता, जैसे आपने बोला लीडरशिप अंदर से। अंदर से आती है। लीडर्स आर बॉर्न। अगर एक आइडियल कॉलेज बनाना हो तो उसका एनवायरनमेंट कैसा हो? सिडनम कॉलेज जैसा। सिडनम इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन ओवरऑल वर्ल्ड। यू कैनॉट, दैट इज द बिगेस्ट एंड prestigious college, commerce college, first commerce college of Asia, and it has a biggest legacy. यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ से एलुमनाई करके गए हैं। सीनियर बाबा साहेब अम्बेडकर इसी कॉलेज के हैं। ज्योतिराव फुले सर जो है वो यहाँ पे थे, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पे पढ़ाया है, ज्योतिराव फुले जी ने यहाँ पे पढ़ाया है, और बड़े बड़े टीचर्स फैकल्टीज़ रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ के बड़े बड़े स्टूडेंट्स रहे हैं, एलुमनाइज हैं। यानी आप अगर इस कॉलेज को आज देखेंगे आप, तो इट्स अ बेस्ट आइडियल कॉलेज। यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक कॉलेज है। आप देखिए उसको कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को फुल ऑफ फ्रीडम। आज मेरी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, उनको सोसाइटीज़ है जहाँ पे वो अपना टैलेंट एक्सपोज कर सके, अपने आप को समझ सके। यहाँ पे क्लास है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्लास मोड है, जहाँ पे हर टाइप की सुविधा दी हुई है। हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीनिवास दुबे सर हैं, ही इज़ वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक पर्सन। उन्होंने हर हिसाब से ये चीज़ को देख के रखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल सके। अभी स्टार्टअप कल्चर बड़े बूम पे, सारी जगह बहुत क्लबराइज कर दिया गया स्टार्टअप कल्चर को। तो कॉलेज स्टार्टअप कल्चर के साइड अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देती है? अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स के प्रोजेक्ट्स निकले हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट निकले हुए हैं, ये सब चीज़ें। बट ये जो एक जो स्टार्टअप का टीवी के ऊपर में जैसे शार्क टैंक्स ये जो आते हैं, अच्छी चीज़ें। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमारे पास में भी काफ़ी आते हैं कि हम लोगों को प्रोजेक्ट, बच्चे उनको प्रोजेक्ट्स बना के देते हैं। अगर वो पसंद आते हैं प्रोजेक्ट तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। बट स्टार्टअप में कहीं स्टार्टअप्स जो है आगे जाके फेलियर में भी जा रहे हैं। बिल्कुल मैक्सिमम स्टार्टअप आगे जाके फेलियर जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो स्टार्टअप अच्छा हो रहा है, बट उसको सस्टेन करना, वो प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। जो भी स्टार्टअप बोल रहा है उसको वो चीज़ समझना चाहिए, हाउ टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग टर्म। वो प्लान नहीं है, बस वहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रहा है। सर थोड़ा एग्रीकल्चर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके हिसाब से इंडिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किस एरिया में करना चाहिए? एजुकेशन, एरीगेशन, मार्केट एक्सेस? रिफॉर्म के अंदर में ये तीनों भी चीज़ चाहिए हमें। एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन में भी चाहिए अवेयरनेस, वहाँ से अवेयरनेस होगा। मार्केट चाहिए हमें, क्योंकि जब किसान अपना आउटपुट निकालता है, फसल निकालता है, तो उसको सेल करने के वास्ते एक मार्केट चाहिए, प्रॉपर मार्केट चाहिए, जहाँ पे वो अपना रॉ मटेरियल सेल कर सके, आउटपुट सेल कर सके, उसको बेस्ट प्राइस मिल सके। और दूसरा पॉलिसीज ऐसी हो कि जहाँ पे उसको प्रोटेक्ट हो सके वो, क्योंकि किसान एक पूरी दुनिया में किसान एक ऐसा इंसान है
जो हमेशा अनप्रिडिक्शन के अंदर में ही जीता है, और जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे एक कहावत है कि पैसा मट्टी में डाल देना, यह जिगर सिर्फ किसान का ही होता है, क्योंकि वो पहला पैसे लेके अनाज बीज लेके आता है, मट्टी में डालता है, मट्टी में डालता है, पैसा मट्टी में डाल दिया, वो उसका खाद जिसको फर्टिलाइजर यूरिया बोलते हैं वो पैसे से लेके आता है, मट्टी में डालता है, हल लेके आता है, हल जिसको हम मैंने को वो मट्टी में डालता है, उससे खेत नारे बखर करता है। तो सब चीज़ मट्टी में डालने का जिगर किसान के पास में ही है, दुनिया के किसान के पास में मट्टी में डालने का पैसा, मट्टी में डालने का जिगर है। जब वो डालता है उसके बाद में वो श्योर नहीं रहता कि इसमें से कितने बीज अंकुरित होंगे, बीज अंकुरित हो गए तो उसके बाद में उसको ये श्योर नहीं रहता है कि अगर उसके पास में इरिगेशन नहीं है तो आसमान से पानी टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, बारिश होगी कि नहीं, अगर बारिश कम होगी तो भी प्रॉब्लम, बारिश बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम है। और अभी तो सीजन खत्म, समझ में नहीं आ रहा है, ये साल 6 महीने की बारिश रही, मई से स्टार्ट हुई तो अक्टूबर तक की बारिश चली, 6 महीने का मानसून हो गया। किसान को लास्ट जब तक के फसल बिक के उसके हाथ में पैसा नहीं आता है, जब तक किसान अनसिक्योर्ड है। इसको आप मार्केट प्लेस दो, उसकी इनसिक्योरिटी को खत्म करो। आपकी कॉलेज में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है जिससे रूरल फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ हो? हमारा कॉमर्स कॉलेज है सर, ये कॉमर्स कॉलेज होने की वजह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन तो फार्मर से नहीं है, हाँ, बट हमारे पास में एनएसएस डिपार्टमेंट है। वो एनएसएस डिपार्टमेंट हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंटीरियर्स में लेके जाते हैं, धानों वगैरह में लेके जाते हैं, जहाँ पे जनरली फार्मर्स वगैरह हैं, उनको समझा, देखना, समझना, ये उस टाइम में उनका इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारे, तो हमारे कॉलेज की तरफ से उनको बच्चों को स्टडी मटेरियल्स, वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई का प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिससे एक टाइम भी इंटरेक्शन होता है उनको, बट बड़े लेवल पे होना चाहिए ये चीज़। आपको लगता है सर कि स्टूडेंट एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न करियर के रूप में देख सकते हैं, या 100%, या अभी भी इसे रूरल इमेज से जोड़ा जाता है? नहीं 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 नहीं, ये रूरल इमेज से जोड़ा तो जाता ही है, अभी भी है, बट अभी अभी एग्रीकल्चर को मॉडर्न बिजनेस के अंदर में जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, वो फार्मर्स भी हैं और एक्सपोर्टर्स भी बन गए हैं। हमारे ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो तरबूज, वाटरमेलन, यस यस। वाटरमेलन की खेती करता था और बॉम्बे में जाके बेचता था, टचवुड, अब वो एक्सपोर्ट करता है, उसने एक टाइम एक्सपोर्ट करना शुरू किया और आज की डेट के अंदर में वो बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा है। दो ही इज अ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, स्टिल गोइंग फॉर द फर्दर स्टडीज, बट वो साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी कमा रहा है। तो बहुत अगर नए जनरेशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, देयर इज नो टर्निंग बैक। क्योंकि आज के टाइम में जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर को एक रूरल इमेज से जुड़ा हुआ समझते हैं। जब तक उनको एक्सपोजर नहीं होता है उस चीज़ों, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है सिटीज़ में, उनको खेत क्या होता है कभी देखे नहीं है उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम कब होता है, जब आप उस चीज़ के अंदर में जाते नहीं हो, देखते नहीं हो, जब आप वहाँ पे जाते हो, देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है करके। फिर वहाँ से आपका माइंडसेट खुलता है कि हम इसको कैसा आगे लेके आए। जैसा बिहार के अंदर मखाना होता है, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार इतना रिमोट एरिया से मखाने एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपोर्ट होना आज स्नैक्स वगैरह इसको बोलते हैं, आज का ट्रेंड ट्रेंड हो गया है मखाना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक, ये सब जब से आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वर्ड, ये आज तो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस बन रहा है। बिजनेस। क्या आपको लगता है कि एआई और डेटा फार्मिंग जैसे टूल्स फार्मर की लाइफ को आसान बना रहे हैं या कॉम्प्लेक्स? एआई और डेटा फार्मिंग फार्मिंग वगैरह जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वर्ड्स अच्छे हैं और ये अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं अगर मुझे यूज़ करते आता है तो। एज ए फार्मर मैं आज इतना लिटरेट नहीं हूँ, एज ए फार्मर आज मेरे पास में इतनी स्पेस नहीं है, फंड्स नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी हायर कर सकूं, इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं उसको समझ सकूं, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है मैं उसको ले सकूं, उसको यूज़ कर सकूं। और मेरे पास में, अगर मेरे पास में पैसा भी है, नॉलेज भी है, तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो मेरे जैसे लोग, 70% ऑफ द फार्मर्स डजंट हैव द बेसिक एम्यूनिटीज। तो एआई और
डेटा साइंस को समझ ही नहीं सकेंगे। ये जो बड़े फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं उनके वास्ते बेनिफिशियल है, छोटे फार्मर्स को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो यंग जनरेशन को इसके लिए एजुकेशन देना चाहिए। देना चाहिए। तो कॉलेज इसके लिए कोई प्रोजेक्ट ला रही है? एग्रीकल्चर कॉलेजेस में रहता है ये प्रोजेक्ट, जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस रहते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट रहते हैं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। आज हमारा जो एक सब ये आपने टॉपिक्स निकाले हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज हमारा किसान जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से इतना दूर है कि उसको ये पता नहीं है कि जो ज़मीन उसके पास में है, उसके दादा बाप दादा से चल रही है ज़मीन, उसमें वो क्या उगाए। उसके पापा ने, उसके पिताजी ने जवार डाला था, तो वही जवार भी आज भी डाल रहा है। उसके बाजू वाला कॉटन डालता था, कपास जिसको बोलते हैं, रुई जिसको बोलते हैं, वो डाला था, आज भी वो वही डाल रहा है। बट उसको पता नहीं है कि एक्चुअली उसकी जो ज़मीन है वो किस टाइप का उसका सॉइल है, उसके न्यूट्रिशंस क्या है, उसकी सॉइल कल्चर क्या है। ये गवर्नमेंट ने हर विलेज लेवल के ऊपर में, तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, छोटे इंटीरियर जाके किसानों को ये उनकी सॉइल टेस्टिंग करके देना चाहिए, या कोई एनजीओज ने करके देना चाहिए कि आपकी ज़मीन में क्या चीज़ की फसल उग सकती है अच्छी सी। क्योंकि अगर हम सेम टाइप्स ऑफ क्रॉप, अगर मैं जवार 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 या बाजरा 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 10 साल एक जैसे लगाते रहूँगा, तो मेरी ज़मीन की जो ये जो होती है, जिसको हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बोलते हैं, ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। तो क्रॉप रोटेशन कौन सा होना चाहिए ये समझना ज़रूरी है, और ये होता है सॉइल टेस्टिंग से। तो ये फैसिलिटीज़ अगर हमको प्रोवाइड होती है विलेज के अंदर में फार्मर्स को, तो उनका प्रोडक्शन और बढ़ेगा जब आपका ये टेक्नोलॉजी काम में आएंगी। तो क्यों आज के टाइम में रिसर्च सेंटर नहीं है वो सॉइल टेस्ट के लिए? ये तो टॉपिक क्यों नहीं है तो लोगों को क्यों नहीं पता? है बट ऐसा बॉम्बे के अंदर में एक समझिए एग्जांपल, मगर आसपास के बॉम्बे को लग के 1000 अगर विलेजेस हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बड़ा है। हमारा बोलना है कि इट शुड बी ए मोबाइल, ये जो सेंटर्स है मोबाइल सेंटर्स होना चाहिए, जो हर गांव में जाए, हर विलेज में, देहात में जाए, और वहाँ पे जाके हर किसान से मिलके उसकी ज़मीन को चेक करके उसको सर्टिफिकेट दे कि भाई आपकी ज़मीन में ये चीज़ उग सकती है, ये चीज़ नहीं उग सकती है, और इसके अंदर में ये चीज़ का मत, तो आपको इस टाइप का यूरिया डालना पड़ेगा, इस टाइप का फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक्सेस ऑफ यूरिया भी अगर डाल दिए तो आपकी ज़मीन जल जाएगी। आपकी नज़रिया में एग्री टेक स्टार्टअप का फ्यूचर कैसा है इंडिया में? बहुत अच्छा है। हम इंडिया इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कंट्री, तो उसको अगर आप स्टार्टअप के तौर पे लेते हो, बिजनेस के तौर पे लेते हो, बहुत अच्छा है। डर रहे हैं लोग उसके अंदर में, काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे पास में इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहले जितना नहीं होता था, आज उतने फ्रूट्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं, उतने फ्रूट्स इंपोर्ट होके जा रहे हैं। आपके हिसाब से अगले 10 साल में किस क्रॉप या फार्मिंग मॉडल का बूम आने वाला है? किस क्रॉप ऑफ फार्मिंग मॉडल का बूम आने वाला है ये आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्रॉप तो आपको सारे लगने वाले हैं, दाल चावल सारे पल्सेस लगने वाले हैं, सारे गेहूँ चावल लगने ही वाला है। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, कमर्शियल फार्मिंग बढ़ जाएगी। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म नहीं होगी, कम होगी, कमर्शियल फार्मिंग बढ़ जाएगी। क्यों होगी? उसके बेसिक रीज़न है, ट्रेडिशनल फार्मिंग टाइम कंज्यूमिंग है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि नेचर अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बारिश कभी भी आ रही कभी भी जा रही। हर किसान के पास में इरिगेशन नहीं है, सुविधा नहीं है इरिगेशन की उनके पास में। तो इस, और दूसरी चीज़ क्या है कि किसान के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो कपास लगा सके, जिसको कॉटन बोलते हैं, कपास तुअर चना लगा सके, फिर उसको मेंटेन करे, और लास्ट में वो बारिश आके उसको ख़राब कर दे, या कोई भी चीज़ नेचुरल क्लेमिटी से हो जाए। तो वो क्या करता है, कमर्शियल क्रॉप्स भी चल जा रहा है, जिसके अंदर में वो छोटे एलोवेरा लगा दे रहा है, हॉर्टिकल्चर की तरफ में चले जा रहा है, फूल उगाना शुरू कर दे रहा है, फ्रूट्स की तरफ में चले जा रहा है कि छोटे ड्रैगन फ्रूट्स ये जो नए नए आ रहे हैं, ये फ्रूट्स लगा के अपना सस्टेन करके निकाल दे रहा है, इसमें उसको प्रॉफिट अच्छा मिल जा रहा है। मैं इसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि आपके जो अनाज है, बेसिक जो अनाज है, वो महंगा होना शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है सर कि फार्मिंग का ग्लैमराइज कर देना चाहिए जैसे स्टार्टअप को किया गया? शायद इससे हमारा यूथ वापस फार्मिंग की ओर आए, उसको किस तरीके से ग्लैमराइज करेंगे आप? जैसे स्टार्टअप को किया गया। ऑलरेडी आपने स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जब आप उसको बूस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को फंडिंग करेंगे, तो ऑलरेडी ग्लैमराइज हो जाएगा। उसको एक्सपोर्ट के वास्ते बूस्ट करेंगे, फंडिंग देंगे। अभी अगर आप
जो किसान की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके पास में अवेयरनेस नहीं, वही अवेयरनेस शुरू करेंगे, उनको बैनर्स पोस्टर्स लगाएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि आपको सेल टेस्टिंग करो, आपको हम ये यूरिया सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं, रियल में सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर सॉइल टेस्ट कर देंगे, सब चीज़ कर देंगे, तो खुद ब खुद ग्लैमराइज हो जाएगा। यूथ फार्मिंग से दूर क्यों जा रहा है? युद्ध जो है वो सॉफ्ट लाइफ जीना चाहता है, एसी में बैठ के जॉब कर रहे हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, बाइक में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, वो खेत में जाके बैल की रस्सी नहीं पकड़ना चाहता, ट्रैक्टर पे बैठ के हड्डियां नहीं तोड़ाना चाहता अपनी, वरना 3 पैर मत्ती नहीं लगाना चाहता है। और जो कर लेता है वो किसान जो है वो पूरे हिंदुस्तान को पाल रहा है। ये जो एसी में बैठ रहे हैं उनको भी वही पाल रहा है। चलिए वापस कैसे जोड़ा जा सकता है? आपको बताया ना, आप उनको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस भी, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, आप उससे जोड़ोगे नहीं। आप उनको बताओ कि भाई इस चीज़ में भी पैसा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत ही दबा के छोड़ दिया गया है, लो किसान को ऐसा कर दिया गया कि भाई तू अपना खून निचोड़ दे, डाल दे ज़मीन में, बाद में जिंदा बच गया, कुछ निकल गया तो हम ले लेंगे। तो वो चीज़ को हटाओ, उनको स्पेस दो, उनको मार्केट दो, खुद ब खुद लोग जैसे पैसा आना शुरू हो जाएगा दिखेगा, वो शो ऑफ होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे इसमें। सिंपल चीज़ है। आज के टाइम में क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया है। क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर सिलेबस भी बदलना चाहिए। एग्रीकल्चर सिलेबस कभी नहीं होता है, वो एग्रीकल्चर सिलेबस स्कूल कॉलेजेस का, जो एग्रीकल्चर कॉलेज का सिलेबस होता है, बट ये मानसून कैलेंडर होता है जो है ना कोई डिसाइडेड नहीं होता है। हमारे पास में एक जनरेशन एंसेस्टर माइंडसेट कैलेंडर है, यानी कि कैलेंडर है कि जैसा अगर ठंड का लगा, सर्दियाँ, उसमें हम चना डालेंगे, गेहूँ डालेंगे, बारिश आई तो हम ये पर्टिकुलर डालेंगे, दवा तुअर जो रहेगा बारिश से पहले का रहेगा, तुअर हो गया, मूंग हो गया, जवार हो गया, ये सब बारिश से पहले का रहेगा। तो ये मानसून जब हो रहा था वो खुद ब खुद लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं और अपना थोड़ा जो क्रॉप है उसको चेंज करते चले जा रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलेंडर नहीं बना है इसका कभी। वो हमारी जनरेशन में था, यानी कि हमारे हज़ारों सालों से, कि ये सीज़न के अंदर में ये क्रॉप आता है, इतने टाइम पीरियड में, 3 महीने 4 महीने में। अब अगर जैसा मानसून सीज़न ये साल 6 महीने का हो गया, अगर ये ऐसी और 5 साल रहेगा तो वो क्रॉप खत्म हो जाएगा, दूसरा उसकी जगह पे आ जाएगा जो बारिश में सस्टेन करता है। सर ये क्लाइमेट चेंज इतना क्यों हो रहा है? उसके जिम्मेदार हम ही लोग हों। कैसे? ऑन द नेम ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, हम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, मॉडर्नाइजेशन अच्छी चीज़ है, अगर वो सेफेस्ट मोड पे इंसान की ज़रूरत के वास्ते की जाए तो। बट जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, उसको अंडर वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, अंडर ग्लेशियर्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर टेबल बढ़ते चले जा रहा है, जिसकी वजह से नेचर तो डिस्टर्ब हो रहा है, जानवर भी मर रहे हैं, पेंगुइन्स वगैरह सब, गेल्स वगैरह सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं, साथ साथ इंसान प्रॉब्लम में आ रहा है। जैसा फ्लड, अननेचुरल फ्लड्स आ जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, इधर आसाम में, उत्तराखंड में, इधर साइड में डैम्स हम बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स पानी के जो फ्लो को, रिवर्स को रोक दे रहे हैं, चाहे तो डेवलपमेंट के नाम पे डैम्स बना डाल रहे हैं, रिवर फ्लोस चेंज कर दे रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर में टोटल एसी वगैरह चला के वार्मिंग, आप सिटी में चले जाओ दिल्ली में, समर के अंदर में आपको एक रोड के ऊपर ऐसी हीट लगेगी जैसे जल रहा है, क्योंकि हर जगह पे एसी अंदर तो ठंडा रहता है बट बाहर गर्मी लगता है, सारे एसी की गर्मी पूरी बाहर इन्वायरमेंट में। तो ये सब चीज़ें जो है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। हम पूरे कोयला निकालने के नाम पे हम झाड़ काट डाल रहे हैं, जंगल रोड डेवलपमेंट के नाम पे, रोड्स बनाने के नाम पे बड़े बड़े 1000, 500, 300 साल पुराने झाड़ों को हमने काट के डाल दिए। मैं उसकी जगह पे कौन से झाड़ लगा रहे हैं जो एक हवा में देते जाते, पुराने नीम के, बड़ के, पीपल के झाड़ 500 साल पुराने काट के हमने नीम के कनेर के झाड़ लगा के रखे वहाँ पे, जो एक हवा में उगले जाते हैं। ये सब रीजंस हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग, यानी ह्यूमन ग्रीड इज द रिजल्ट जो है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग है। क्या एमएसपी सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है? एमएसपी सस्टेनेबल है या नहीं है, एक्चुअली एमएसपी को यूज़ गलत तरीके से हो रहा है। एमएसपी जो था, मिनिमम प्राइस जो है, सेल प्राइस जिसको बोलते हैं, वो किसान के वास्ते लाया गया था कि भाई जब वो अपना एक अनाज बाहर निकालता है खेत से, तो उस टाइम में अगर उसके रेट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो किसान के वास्ते बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसकी पूरी साल की कमाई वही रहती है।
अगर टाइम के ऊपर में अगर उसको रेट नहीं मिला तो वो मर जाएगा, जो मरते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि भाई आपको कितना भी हो जाए ये रेट हम फिक्स देंगे, ये फिक्स प्राइस है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो वो ज़रूरी है और होना चाहिए ताकि किसान को मिल सके। हाँ, अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है, बीच वाले उसको लेके खा जा रहे हैं, तो वो गलत है, जो कि हमेशा होता है, किसान को उसका हक मिलता ही नहीं है। आपके हिसाब से सर आज के टाइम में फाइनेंशियली लिटरेसी का सबसे क्रिटिकल पार्ट्स क्या है जिसे स्टूडेंट मिस कर देते हैं? अवेयरनेस। तो क्यों नहीं है उनके पास अवेयरनेस? वो कॉलेज आते हैं, पढ़ाई करते कॉलेज आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट वो प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। देखिए, आप एक पढ़ना और एक इन्वॉल्वमेंट होना, दोनों में फ़र्क होता है। हैं। बिल्कुल। एक पॉडकास्ट देखना और एक पॉडकास्ट शूट करना, शूट करना। वास्ट डिफरेंस। अगर मैं किसी को शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, शेयर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर जब तक ये लड़का फील्ड में जाके खुद शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, जब तक ये बैंक में जाके जॉब नहीं करेगा, जब तक ये जाके वो, तो उसको उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा, डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अगर आपको एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई टिप्स देना चाहे, रोड मैप देना चाहे, तो उसके 2-3 फंडामेंटल कौन से होंगे? सेविंग, हम्म, जो भी उसके पास में मिलता है उसमें से थोड़ा सा पहले सेव करो। ओके। सेकंड, मल्टीपल इन्वेस्ट इन्वेस्ट टू अर्न द इनकम। क्या एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत डिपेंड करो, मल्टीपल सोर्स ढूंढते रहो। आपके पास में टाइम है, यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड, जहाँ से मल्टीपल जगह से पैसा आ सके। सेविंग आप कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आप सेविंग कर रहे हो, और इन्वेस्ट करो उसको। पैसे को रखो मत अपने पास में, रुका के मत रखो, उसको इन्वेस्ट करो थोड़ा 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 हर जगह पे। और जो जैसे मैंने आपको बोला कि सस्टेनेबल चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ज़मीन में, गोल्ड में, ऐसी चीज़ों में जो आपको आधी रात में आपके पास में रहे, जो लगे अपने। वर्चुअल चीज़ों के अंदर में मत करो। किसी ने बता दिया कि ऐसा ये होने से ऐसा होगा, वो बात अलग है। जो चीज़ हाथ में रहती है उसमें इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग जैसी चीज़ें। तो क्या स्टूडेंट्स लाइफ में ट्रेडिंग करना अच्छी बात है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट बट वो रिस्की है। सेबी की एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें 93% लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो पैसा अपना लूज करते हैं। 100% मेजोरिटी जो पैसा लूज होता है वो एफ ट्रेड्स होते हैं। बट जो यंग जनरेशन है उन्हें अट्रैक्ट करता है वो एफ ट्रेड, क्योंकि वो जीरो टू हीरो मूव उसमें चलता है। तो क्या उसमें स्टूडेंट को फंसना चाहिए या नहीं? नहीं फंसना चाहिए, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। मैं आपको बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। यस। आप जब तक एक कंपनी का पूरा आप स्टडी नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे उसका, उसका कंपेटिटिव ग्रोथ, मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ से उसका ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ कैसा है वो नहीं चेक करोगे मार्केट, तब तक के इसमें इन्वेस्ट ही मत करो। स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, उसमें पैसा लगा दे रहा है, जिस दिन क्रैश हुआ खत्म। फास्ट अर्निंग के चक्कर में सब चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा स्लो अर्निंग करो, टाइम है आपके पास है, समझ के करो, फिर लंबा खेलोगे। बिल्कुल। जीडीपी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जीडीपी बढ़ता है पर आम लोगों के लाइफ में कोई फ़र्क नहीं दिखता। तो क्या जीडीपी ग्राउंड रियलिटी के कैलकुलेटरी रिफ्लेक्ट करता है? जीडीपी ग्राउंड रियलिटी, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। मैं एक आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आप कल 10 रुपए की चीज़ ले रहे थे, एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे थे, 10 रुपये में आप बिस्किट का पैकेट ले रहे थे, और आज भी अगर 10 रुपये में वो बिस्किट का पैकेट आ रहा है तो इट्स ओके। मगर आज वो बिस्किट का पैकेट 12 रुपये का या 15 रुपये का हो रहा है, मतलब आपका पैसा की वैल्यू कम हो रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। बस यही चीज़ है। तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए, अगर पैसे कल जितने पैसे से हम घर चला रहे थे या अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर रहे थे, आज उसी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के वास्ते अगर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो हमारा जीडीपी कहीं न कहीं गलत हो रहा है। ओके, तो वो डिपेंड करता है। और पर कैपिटा इनकम आप किसी को काउंट नहीं कर सकते। अब पर कैपिटा इनकम एक पर्टिकुलर इंसान का करोड़ों रुपया है और एक इंसान का 30 रुपया है दिन का, 50 रुपया लेबर का, तो आप उसको पैसा है। उस पर भी आ रहा है सर और कैपिटल।
जीडीपी में इनफॉर्मल सेक्टर को सही तरह से कैप्चर क्यों नहीं किया जाता? इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी पे ही डिपेंड है। हमारे पास पे हम आप जो इन्फॉर्मल सेक्टर बोल रहे हैं हम उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, ओके अनऑर्गेनाइज मार्केट। जी। और काफ़ी हद तक कि अभी अनऑर्गेनाइज मार्केट भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। पहले जो अपने घर के आसपास में वो रेडी लगती थी, दुकानें गुजरीज लगती थी, अब वो सबके बैंक अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। बैंक अकाउंट ओपन हो गए, जब बैंक अकाउंट हो गए मतलब एक सिस्टम में आ गए, उनको लोन मिल रहा है। पहले लोन नहीं मिलता था, हाथ उठा के पैसा लेते थे मार्केट में कहीं से भी, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते थे। अब वो सब धीरे धीरे, वो टाइम लगेगा क्योंकि हमारा कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और बहुत रिमोट एरिया तक के फैला हुआ है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा। अभी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में, जिसमें काफ़ी हद तक के हम लोग कामयाब हो गए हैं। ओके। कि जिसके अंदर में छोटे छोटे, आज छोटे छोटी गुजरी वाले की भी बैंक अकाउंट है, जीपे मोबाइल पे है, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हो जाएंगे वो। जीडीपी फिगर कभी कभी पॉलिटिकल टूल्स बन जाता है। पब्लिक को कैसे समझना चाहिए रियलिटी क्या है? सिंपल, मैंने आपको बताया कि जीडीपी समझना है तो आप एक सिंपल चीज़ समझ लीजिए। कल जितने पैसे में आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही थी, अगर आज उतने पैसे में बेसिक नीड फुलफिल हो रही है तो यू आर ओके। अगर नहीं हो रही है तो आपका जीडीपी डाउन है। जी। अगर आपका पैसा 100 रुपये में, अगर आपको जितना भी आगे चीज़ आप लेके आते थे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, अगर आज भी आप उतना ही लेके आ रहे हैं तो इट्स ओके। अगर वो उतनी चीज़ अगर 200 रुपये में आ रही है, मतलब आपका पैसे ने वैल्यू कम हो कर दिया, अपनी डिवैल्यूएशन हो गया आपका, मतलब आपका जीडीपी। सिंपल है। अर्बन और रूरल एरिया में पर कैपिटा इनकम गैप रिड्यूस करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप ज़रूरी है। प्रैक्टिकल स्टेप बहुत ज़रूरी है। आपको अर्बन एरियाज़ को और रूरल एरियाज़ को इक्विवेलेंट लाने की पोजीशन, सिंपल चीज़ है कि रूरल एरियाज़ का युग जो सिटीज़ में आ रहा है उसको वहीं पे होगा, वहाँ पे एवेन्यूज़ प्रोवाइड करो, उसको शहर में क्यों आने दे रहे हो? आप उसको वहीं पे फैसिलिटीज़ दो, एजुकेशन दो, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ दो, वहीं पे फैक्ट्रीज़ दो, वहीं पे ऑफिस दो, वहीं पे रोड्स दो, बेसिक एमिनिटीज़ दे दो, वो खुद ब खुद वहाँ पे रुक जाएगा। कोई अपना खर्च होना नहीं चाहता है, वो वहाँ पे रुक गया, वो अपना एक सस्टेनेबल लाइफ स्टार्ट कर देगा। इक्वल हो जाएगा दोनों, सिटी और अर्बन और रूरल लाइफ। फार्मर की डिमांड को समझने के लिए और पॉलिसी मेकर के बीच सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है? सबसे बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो कभी फार्मर्स नहीं होते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल। तो को ये है। वो जो चीज़ है ना, हम्म, जिसको हम वर्ड को बोलते हैं एम्पैथी, वो नहीं आ पाती जब तक कि आप फार्मर नहीं बनोगे। आगे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं कर सकते, इसलिए पहले उनको फार्मर बनाओ, उनको उनकी सिचुएशन, फार्मर की सिचुएशन पे खड़े करो कि वो कैसा अपना पैसा ज़मीन में मट्टी में डालता है। उसके बाद में उसके हाथ में अगर बारिश, पानी, तूफान, नेचुरल कैलेमिटी आ गई या उसको रेट नहीं मिला तो किस तरीके से उसकी हालत हो जाती है, वो समझने के वास्ते पहले उनको फील कराओ। उन लोगों को फार्मर बनाओ, उनको खेतियाँ करवाओ। जब वो खेती 2-5 साल करेंगे या उसी पे डिपेंड रहेंगे, बाहर से कोई इनकम नहीं, सिर्फ खेती की इनकम होना चाहिए उनको, चाहे वो 1 लाख रुपये की होगी, 10,000 रुपये की होगी, उसमें वो सस्टेन करेंगे। जब हमको उनको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है फार्मर की। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग हर साल हजारों किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है उनकी? बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी। हमारे इंडिया का एक कल्चर है, हम लोग जैसा बैसाखी का बनाते हैं, पोंगल बनाते हैं, ये जो फेस्टिवल्स है, एक्चुअली ये फेस्टिवल्स क्या है, आपने कभी देखा है? ये हमारे पास में जब अनाज कट के आता है तो किसान उस खुशी में जो खुशी दिखाता है, उसमें वो एक फेस्टिवल रह रहा है। वो अपने भगवान को थैंक्स बोलता है कि मेरा फसल आ गई। इतना भी जो हमारे फसल कट के आ गई, किसान खुशी होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये किसान अनाज के वास्ते मेहनत करके किसान अपना खून पसीना ज़मीन में डालता है और लास्ट मोमेंट पे अगर बारिश आके पूरा ख़राब कर दे, ज़्यादा बारिश आके पूरा अनाज सवा दे, या बारिश नहीं आके अनाज सूखा, झाड़ सूख जाए, तो किसान मर जाता है क्योंकि उसके पास में अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसने अपना पूरा पैसा डाल चुका है इसमें और उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब ये किसान, ये मेरा अनाज आएगा, मार्केट में बिकेगा, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो पैसे से मैं अपने घर में शादी करूंगा, बच्चों की, इसकी उसकी, या कर्ज, पिछला कर्ज वापस करूंगा। जब उसको दिखता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा,
तो फ्रस्ट्रेशन में जाके वही करता है। साथ यही कारण है कि यंग जनरेशन फार्मिंग से इतनी दूर जा रही है। मैं आपको बताया कि यही जो कारण है ना, इसको एलिमिनेट करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एलिमिनेशन करना ज़रूरी है, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल। आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे फार्मर को सपोर्ट करो, आप उनको सब्सिडीज दो, और सब्सिडीज ऑन पेपर मत दो, या सिर्फ बड़े फार्मर्स को मत दो, या कोई चुनिंदा फार्मर्स को मत दो कि जिसके कुछ सब्सिडीज आती हैं वो सिर्फ जिनके पास 2 एकड़ 4 एकड़ खेती है उनको, कुछ की आती है जो बड़े फार्मर्स है, बस जो बीच में वाले फार्मर्स जिनके 30-40 एकड़ फार्मर खेती है, 60 एकड़ खेती है, वो किधर चले जाते हैं? वो तो बेचारे कहीं के भी नहीं रहते, जबकि वो भी किसान ही है, पैसा उनका भी ज़मीन नहीं जा रहा है, बारिश उनकी भी खेत में गिर रही है, सूखा उनकी भी खेत में आ रहा है, तो इक्वल उसमें करो। और इसको जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे, ये ड्रिफ्ट हमेशा रहेगी, यूथ उधर नहीं जाएगा, आप यूथ को समझा नहीं सकोगे। जब आप वहाँ पे उसको बताओगे कि ये स्टेबल एरिया है, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट है, तब तक कि वो उसमें नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है इंडिया में जॉब की कमी ज़्यादा है या आईटी स्किल्स की? और टचवुड, इंडिया के अंदर स्किल भर भर के, स्किल की तो कोई कमी ही है। बिल्कुल कमी। जिस तो हम बोले ना, देसी और जुआ जुआ जुगाड़ की तो कमी नहीं है इंडिया की। हर बंदे के पास में एक जुगाड़ है, स्किल है, बस ये है कि राइट पर्सन ऑन द राइट पोस्ट, ओके। ये आप दे दो और उसका मिरेकल देखो वो क्या कर सकता है। आपको लगता है कि जॉब की कमी है इंडिया? जॉब की कमी नहीं है, जॉब उस सेक्टर्स में ओपन कर दो, आप उनको एक्सपोजर दो, आप उनको प्लेटफॉर्म दो। प्लेटफॉर्म्स की कमी है इंडिया में, प्लेटफॉर्म बस इसी के, ये समझ लो शॉर्ट वर्ड में, प्लेटफॉर्म की कमी है। प्लेटफॉर्म दे, वो नाचना खुद ब खुद बता, डांस करना बता देगा क्या टैलेंट है उसका। हम इतनी डिग्रीज लेते हैं फिर भी जॉब नहीं मिलती, सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर एक्सपेक्टेशन में? डिग्रीज बहुत सारा लेना और परफॉर्म करने में फ़र्क होता है। बिल्कुल। परफॉर्म करने के वास्ते आपका मेंटल फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होता है। डिग्रीज के वास्ते आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो डिग्रीज ले लेते हैं, बट फिर आपका एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ गया तो आप जॉब को एकदम छोटा समझना शुरू कर देते। जैसे आजकल के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं हम सेल्स के अंदर में जाएंगे ही नहीं, हम मार्केटिंग में जाएंगे ही नहीं। जबकि मैं बोलता हूँ सेल्स और मार्केटिंग की जैसा पैसा टाइम में भी नहीं है। और जो बंदा सेल्स और मार्केटिंग के अंदर में 5 साल निकाल लेता है, वो बंदे को आप कभी रोक ही नहीं सकते हो, और स्ट्रीट स्मार्ट भी होता है बंदा। यूथ का जॉब के लिए मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना सोल्यूशन लगता है या एक नया प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? यूथ का जॉब्स के लिए मेट्रो सिटीज़ में आना, सेटल होना, बस वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि यूथ को आप उसकी ही घर पे क्यों नहीं रहने देना चाह रहे, क्यों आप उसको माइग्रेट करवा रहे हैं, माइग्रेशन क्यों करवा रहे? फिर आप ये सिटी के अंदर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताओगे। तो जो हमने पहले भी बात की है कि जिस जगह का वो यूथ है वहाँ पे आप उसको डेवलपमेंट सब चीज़ फैसिलिटीज़ दो, आप उसको प्रॉपर रोड्स दो, प्रॉपर सैनिटेशन दो, लाइट्स दो। वहाँ पे उसका फार्म है, खेती ये कर रहे हैं वहाँ पे, तो खेती के अंदर उसका मार्केट दो, सेलिंग मार्केट। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बना रहे हो और उसका मार्केट नहीं है तो फिर कोई फायदे की बात नहीं। उसका मार्केट दो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करो, ताकि वो बाहर ही नहीं आए। आदमी क्यों बाहर आ रहा है अपना घर छोड़ के जॉब के लिए? और अगर मेरे घर पे जॉब मुझे मिल रही है, घर के पास में जॉब मिल रही है, तो मैं 800-900 किलोमीटर दूर क्यों जाऊँ फैमिली से? जी। सिंपल। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से लगभग 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? प्रेशर, किस टाइप का प्रेशर? प्रेशर सस्टेन नहीं करने की प्रॉब्लम है, यानी वो अंडर प्रेशर नहीं रह पा रहे हैं। यानी जो एक इंसान का प्रेशर बियर करने की कैपेसिटी होती है, उनके अंदर में वो नहीं है आज की जनरेशन में। जो हम लोगों ने, हमारे पास में, हमको पहले बचपन के अंदर में, स्कूल्स के अंदर में हर बात के पीछे मारा गया, घर के अंदर में मारा गया, डांटा गया, डरे थे और तोपा गया। आज की जनरेशन को टोकते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है, कोई किसी को बच्चे को टोकता नहीं, पैम्पर करते हैं। तो ये पैम्पर जो हो रहा है ना, बहुत सारे केसेस मेरे पास में आते हैं। एक एक बात ऐसी आई थी कि शॉर्ट में उसको बताया, इंडस्ट्री चाहूँगा उसके अंदर, कि कुछ बच्चों को बाहर जा रहा, टूर पे जाना था, और ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न वो टूर कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल टूर था, वो कैंसिल कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं उनके पेरेंट्स वो बच्चों के सपोर्ट में आए कि हमारे बच्चे को आप टूर पे जाने दो, क्योंकि बच्चों ने धमकी ये दिया
कि अगर नहीं जाने देंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। यानी कि आप बच्चे को इतना फ्रजाइल बना रहे हो कि वो हर डिमांड सुसाइड के बेस पे आपसे बनवा रहा है, और आप इतने फ्रजाइल बन जा रहे हो उसके साथ में, इतना उसको। तो ये बच्चे जो आजकल के, उनको कुछ भी बोलो मत, मारो मत, डांटो मत, तो उससे क्या हो रहा है कि उनके अंदर प्रेशर मत दो उनको, तो उनमें बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो जा रही है, वो रोबस्ट ही नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जरा भी प्रेशर आता है लाइफ का, एकदम क्लोज इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जैसी वो दुनिया की हार्श रियलिटी में आते हैं, वैसे उनको प्रेशर आता है, वो घबरा जाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते। इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम जैसे जॉब, एजुकेशन, डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स के पीछे बढ़ती हुई पॉपुलेशन। बिल्कुल भी नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ इज टोटली डिफरेंट। डिजीज होना, जॉब नहीं होना, ये टोटल अलग चीज़ है जी। ये गलत है, लोग बार बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ब्लेम करते हैं। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, ठीक है, रिटायर भी हो रहे हैं, मगर नए जॉब्स आ रहे हैं क्या उसमें? अगर आ रहे हैं तो वो जो लोग हैं उनके स्किल के लेवल के जॉब्स है क्या, या अगर स्किल के लेवल के तो आपने उनको उतना स्किलफुल बना रहे हैं क्या पढ़ाई लिखाई और कॉलेजेस में जी, वो मैच नहीं हो पा रहा है। आज के यंगस्टर को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपको अब समझ में आया हो? सबसे पहली बात कि जितना मोबाइल यूज़ करो जी, बट उसको एक टाइम सेट करो, इतना ही टाइम मैं इस पर यूज़ करूँगा बेसिक नीड्स के वास्ते। मैक्सिमम अपने दोस्तों से बात करते रहो, और सबसे बड़ी बात कि अपनी फैमिली से बात करते रहो, फैमिली के लोगों से, माँ बाप, भाई, दादा, चाची, जो भी घर में, उनसे बात करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैमिली के अटैच रहोगे, दुनिया में आपके साथ में कोई नहीं आ सकता, वही आपको ज़्यादा समझ सकते हैं। आपके क्लोज जो फ्रेंड्स रहेंगे ना, वही आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको मोबाइल सोल्यूशन दे सकता है और आपके साथ में नहीं खड़े रह सकता। तो जब तक ह्यूमन टच खत्म जो हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम, ह्यूमन टच वापस लेके आओ। और दूसरी चीज़ कि अपने आप को फिटनेस रखो, शॉर्ट टर्म अर्निंग, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में मत भागो। वो शॉर्ट टर्म अर्निंग, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में हमको लगता है आज ही मेरे को मिल जाएगा, आज मैं बढ़ जाऊंगा, वो नहीं होता, वो टेम्परेरी रहता है। स्विगी या जोमेटो में जॉब का ऐसा रहता है, ताल गिरती है तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ था। ये जब अपने पास में कॉल सेंटर्स का बूम चालू था, कॉल सेंटर बूम चालू था, ये यस बैंक यूएस रिसेशन की पहले की बात है। ट्यूना के अंदर में मैक्सिमम कॉल सेंटर्स थे, और वहाँ पे 10 फेल स्टूडेंट को भी इंग्लिश अगर उसकी अच्छी है तो फॉरेन का यूएस उसका कॉल सेंटर, और मेरे को डोमेस्टिक कॉल सेंटर के अंदर में जॉब लग रहा था। मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज जो था उनका 25-30 हज़ार था, विदाउट फैसिलिटीज, खाना पीना ये सब के साथ। लोगों ने अपने स्टूडेंट्स ने जो जॉब करते थे, लड़के लड़कियों ने लव मैरिज करी, शादियां कर लिए, घर ले लिए, रेंट की ईएमआई भर भर के, और बाद में रिसेशन आ गया। अब वो तो 10 फेज थी, 12 फेज थी, ग्रेजुएट थे, अंडर ग्रेजुएट थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बड़ी ले लिए, घर की लोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी के ले लिए। अब बाद में क्या हो गया कि वो रिसेशन आ गया, एक दिन के अंदर जॉब चली गई विदाउट को प्रेशर ही सस्टेन कर पाए। कितने ब्रेकअप्स हो गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, ये चीज़ रहती है उसके अंदर। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया।